हेलो स्टूडेंट्स, जोर से बोलो। आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत अगले अध्याय का अध्ययन विस्तार से करेंगे और इसमें समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर। F.W. टेलर ने जो 12 सिद्धांत जो बताए उसमें दूसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने बताया था प्रयोगों का सिद्धांत। प्रयोग के सिद्धांत में उन्होंने टेलर ने 3 प्रमुख सिद्धांत बताए। एक समय अध्ययन, दूसरा गति अध्ययन और तीसरा थकान। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये समय अध्ययन और गति अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अंतर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनका थोड़ा अध्ययन कर लें। देखिए यहाँ पर समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर। समय अध्ययन क्या है, जैसे मैंने बताया था, समय अध्ययन के अंतर्गत एक वॉच होता है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में पूरा करता है। स्टॉप वॉच जिसको कहते हैं। दोनों में अंतर देखिए। गति अध्ययन में क्या है, कार्य की गति मापी जाती है कि एक कर्मचारी किसी काम को किस गति से कर रहा है। और तीसरा बताया था थकान अध्ययन। काम करते समय कौन व्यक्ति पहले थकता है कार्य करते करते और कौन देर तक थकता है, क्योंकि देर से जो थकेगा वो काम ज्यादा करेगा, जल्दी थकेगा, कार्य कम। तो यहाँ पर हम केवल अभी समय अध्ययन और गति अध्ययन को देखें, जिसमें पहला अंतर है समय अध्ययन। समय अध्ययन का काम पहले होता है और गति अध्ययन का कार्य समय अध्ययन के बाद शुरू होता है। दूसरा अंतर, समय अध्ययन में मशीन पर लगने वाला समय माने स्टैंडर्ड टाइम क्या है, प्रमाणित समय है। माने प्रमाणित समय का मतलब किसी काम को कितने समय में किया जा सकता है और वास्तव में वह श्रमिक उस काम को कितने समय में पूरा करता है, इसी को कहा जाता है प्रमाणित समय या निर्धारित समय। तो समय अध्ययन में किसी मशीन पर कार्य करते समय उस मशीन पर लगने वाला समय और उस श्रमिक के द्वारा जो मशीन पे काम कर रहा है उसके द्वारा लगाए गए समय का अध्ययन किया जाता है। इसमें गति अध्ययन में श्रमिकों द्वारा किए गए यानी किए जाने वाले कार्य का अध्ययन किया जाता है कि वह कार्य को किस गति से कर रहा है। तीसरा अंतर, समय अध्ययन में स्टॉप वॉच व चार्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि गति अध्ययन में स्टॉप वॉच की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कैमरे का प्रयोग किया जाता है। कैमरे से एक कर्मचारी के कार्य की गतिविधि को देखा जाता है। चौथा अंतर, समय अध्ययन में श्रमिकों के कार्य के घंटे और दिनों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसी काम को किसी मजदूर ने कितने समय में किया या कितने दिनों में पूरा किया। जबकि गति अध्ययन में इसका उद्देश्य होता है आदर्श विधियों को प्रयोग करना, क्योंकि आदर्श विधि से किसी काम को किया जाए तो वह काम अच्छा और निर्धारित समय पर पूरा होगा। पांचवा अंतर, समय अध्ययन श्रमिकों की क्षमता को बढ़ाता है, कार्य करने की क्षमता, क्योंकि एक निश्चित समय है, इतने समय में पूरा करना है उस काम को। तो श्रमिक क्या करेगा, उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेगा ताकि जो निर्धारित समय है उस समय पे काम पूरा हो सके। गति अध्ययन में क्या होता है, श्रमिकों की हरकत को कम करता है,
मैंने पहले जैसे बताया, गति अध्ययन में काम करने की गति का आकलन किया जाता है, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे होते हैं बीच बीच में अपना समय वेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बहाने करके, तो पानी पीने के बहाने या अन्य किसी तरीके से समय को बर्बाद करता है। तो इसके लिए इसका अध्ययन किया जाता है गति अध्ययन। और अंतिम अंतर हम बता सकते हैं, समय अध्ययन में श्रमिकों के कार्य को मापा जाता है, यानी उसके काम के समय को देखा जाता है, जबकि गति अध्ययन में निश्चित समय में कार्य की गति को यानी कर्मचारी की क्षमता को मापा जाए। तो ध्यान रहे, ये समय अध्ययन गति अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए भी इनको और विस्तार से अध्ययन कर लेना। मैं अभी कुछ क्वेश्चन भेजा हूँ, देख लेना। 7-8 क्वेश्चन मैंने दिया इस अध्याय से, क्योंकि आज इस अध्याय का अंतिम क्लास है, और जैसे ही ये क्लास पूरा होगा उन प्रश्नों को देखना किताब से, उन प्रश्नों का नोट्स भी बनाना है और उनको याद करना है। और याद करके मैं पूछूंगा अगले क्लास में कि कितने प्रश्न, कितने लोग नोट्स बनाए, कितने पूरे हुए, कितने प्रश्न आपने याद किया। चलिए हम इस अध्याय का अंतिम भाग में थोड़ा सा बता दूं। इस पाठ में हमने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पाठ में 2 वैज्ञानिकों को अध्ययन किया। पहला F.W. टेलर और दूसरा हेनरी थेयल। दोनों प्रबंध वैज्ञानिक थे, मैंने पहले ही बताया था। और दोनों वैज्ञानिक है, दोनों व्यवसाय के अध्ययन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया दोनों वैज्ञानिक। तो दोनों में क्या तुलना थी ये थोड़ा सा देख लें। दोनों में पहले समानता थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये समानता और असमानता ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले समानता देख लीजिए, दोनों वैज्ञानिकों में, थेयल में और टेलर में क्या समानता थी, किस बात में दोनों एक जैसे थे, दोनों के विचार। तो पहला ये कि दोनों प्रबंधकीय दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। देख लो, मैंने भेजा है तो देख लो, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये तुलनात्मक अध्ययन। टेलर एवं थेयल के सिद्धांत में समानता। पहला सिद्धांत, दोनों प्रबंधकीय दशाओं में सुधार लाना चाहते थे, इनका उद्देश्य यही था। दूसरा, दोनों मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि मनुष्य ही उस कार्य को पूरा करेगा। अर्थात मानवीय दृष्टिकोण, काम करते समय ये ध्यान रखना है कि हम जिससे काम ले रहे हैं वो मानव है, मनुष्य है, तो उसके बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए। तीसरी समानता दोनों में वो है, दोनों ने पूर्वानुमान को और नियोजन को, ये प्रबंध के जो कार्य मैंने बताए थे, पूर्वानुमान का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, तो दोनों ने पूर्वानुमान यानी किस काम को करना है उसके लिए पहले पूर्वानुमान लगाना, उसके लिए प्लानिंग करना, ये दोनों बातों पर दोनों ने महत्व दिया है, ध्यान दिया है। चौथी बात, दोनों में जो समानता है वो है दोनों समकालीन थे, अर्थात एक ही समय में थे। 1841 से 1925 के बीच में ये दोनों प्रबंधक मौजूद थे। पांचवें समानता हम कह सकते हैं, दोनों ने प्रबंध को अर्जित प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया। थेयल ने तो कहा कि जन्मजात प्रतिभा भी है और अर्जित प्रतिभा भी है, और टेलर ने भी माना है प्रबंध को एक अर्जित प्रतिभा, अर्थात प्रबंध के विषय का गहराई से अध्ययन करके भी हम प्रबंध के कार्य में सुधार ला सकते। छठवां अंतर, दोनों प्रबंध के उच्च पदों पर कार्य किए थे, दोनों मैनेजर थे, इंजीनियर थे दोनों, इसीलिए दोनों को प्रबंध का अच्छा ज्ञान था। दोनों ने वैज्ञानिक तकनीक, वैज्ञानिक ढंग से इसका अध्ययन किया। दोनों ने प्रबंध के सिद्धांत बताए, एक ने 14 सिद्धांत, एक ने 12 सिद्धांत। दोनों उच्च कोटि के इंजीनियर थे, और दोनों में एक समानता ये भी था कि दोनों
अर्थात टेलर और फेयो दोनों आधुनिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, देखिए 10वीं समानता, दोनों प्रेरणात्मक आधुनिक मजदूरी पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। अर्थात जिस मजदूर की जैसी कार्य क्षमता हो, जैसी योग्यता हो, उस आधार पर उसकी मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए। ये समान, तो ये 10 समानता दोनों में, इसी को तुलनात्मक अध्ययन भी कहते हैं। दोनों में इन समानता के बावजूद भी कुछ विचारों में, सिद्धांतों में दोनों का कुछ भेद भी था, अंतर भी था। उसको देख लें। पहला अंतर तो ये था, टेलर का जो प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन का केंद्र था श्रमिक, जबकि फ्योल ने ज्यादा जोर दिया प्रबंध पर। दूसरा अंतर हम बता सकते हैं, टेलर का सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जबकि फेयल ने प्रशासन के सिद्धांत पर जोर दिया, प्रशासन का सिद्धांत। तीसरा अंतर दोनों में, टेलर का प्रयोग, देखिए टेलर का प्रयोग बिंदु क्या था, कारखाने में उन्होंने 3 प्रयोग किए। मैंने बताया थे प्रयोग का सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांत अभी बताया मैंने, समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन, तो एक कारखाना से संबंधित। जबकि फेयल का प्रयोग क्या था, उच्च प्रशासन, इन्होंने प्रशासन पर ज्यादा जोर दिया। किसी काम को पूरा करना है तो प्रशासनिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। चौथा अंतर दोनों में, टेलर ने क्रियात्मक संगठन को उचित ठहराया। ये क्रियात्मक संगठन के बारे में अगले अध्याय में और विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। जबकि फेयल ने आदेश की एकता का सिद्धांत बताया, यानी रेखा संगठन। पांचवा अंतर, टेलर का अध्ययन व योगदान निम्न स्तर अर्थात छोटे श्रमिकों के पर था, यहाँ से लेकर के उच्च स्तर, मैंने तीनों स्तर पर। जबकि फेयल का अध्ययन कई उच्च स्तर, सिर्फ उच्च स्तर पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। छठवें अंतर, टेलर को कारखाना विशेषज्ञ माना गया है, जबकि प्रबंध को, फेयल को प्रबंध विशेषज्ञ कहा गया। और अंतिम और महत्वपूर्ण अंतर, टेलर का सिद्धांत व्यवहारिक जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि फेयल का जो सिद्धांत है वो आज भी सभी उद्योग कारखानों में, जो देश में हमारे और विदेशों में भी जितनी भी कंपनियां हैं, उद्योग कारखाने हैं, वहाँ फेयल के सिद्धांत का ही उपयोग होता है। तो निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं दोनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। खैर जो भी हो, दोनों के रास्ते भले अलग अलग हों, लेकिन मंजिल अर्थात लक्ष्य दोनों का एक ही था। दोनों को, जैसे फेयल को मैंने कहा प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है, और टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा। दोनों ने प्रबंध के संबंध में बहुत ही प्रयास किए, बहुत ही रिसर्च की, अनेक खोज की, अनेक किताबें भी की, और जिनका उपयोग हम आज आधुनिक व्यापार में, उद्योगों में करते हैं। तो ये तो हुआ आज का अध्याय, यही समाप्त होता है। 2 अध्याय मैंने पूर्ण कर दिए। इसके बाद मैंने कुछ प्रश्न भी भेजा हुआ है, कुछ प्रश्न भेजा है। उन प्रश्नों को मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी अपने दोस्तों को भी बता देना, या जो इसमें भी जुड़े नहीं है या क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, इसके बाद भी कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर फोन के द्वारा बता सकते हो। मैंने कुछ प्रमुख प्रश्न दिए हैं, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, परिभाषा। दूसरा प्रश्न, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो हैं उनका संक्षेप में वर्णन करना। संक्षेप किताब में जैसा दिया वैसे छापना नहीं। तीसरा प्रश्न मैंने दिया है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक
चौथा प्रश्न है समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर, जैसे कि मैंने अभी बताया है। इसके अतिरिक्त पांचवा प्रश्न, हेयोल के जो सिद्धांत हैं उसमें जो महत्वपूर्ण अच्छे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें से कुछ 6-7 पॉइंट्स को लिख लेना है। इसके अतिरिक्त प्रबंध के सिद्धांत का महत्व 4-5 पॉइंट, बहुत सारे दिए पॉइंट, उसमें केवल 4-5 पॉइंट को लिख लेना। ये लोकतरी प्रश्न से भी मैंने 2 प्रश्न दिया है, एक को वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ और इनकी विशेषताएं। ये देखिए ये प्रश्न मैंने दिया हुआ है, 8 प्रश्न मैंने भेजा है। इन 8 प्रश्न को नोट्स बना लेना और याद कर लेना, क्योंकि क्लासेस अभी लगने की संभावना कम है, बोर्ड क्लास है। ये मत समझो कि ये 11th क्लास है कि सर के हाथ में है, बहुत कुछ हम लोग चाहे वैसा कुछ करा लेंगे। ये बोर्ड क्लास है, इसमें ये सब भूल जाओ बिल्कुल। तुम्हें जो करना है, जो करोगे वही मिलेगा। हाँ, तो प्रबंध के महत्व, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ एवं विशेषताएं, और 8वां प्रश्न मैंने दिया हुआ है, टेलर एवं हेयोल के सिद्धांत में समानताएं एवं असमानताएं लिखिए। ये भी 4-4 पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। हाँ, किसी तरह की कोई परेशानी हो या कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो पाया हो तो मुझे बताइए, मैं अगली क्लास में उसको क्लियर करूंगा। तो ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसमें एक प्रश्न और भी आता है, एक प्रश्न मैंने शायद नहीं दिया इसको, ये प्रबंध की, हाँ दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक बताइए। देखिए तकनीक, जो टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत बताए हैं भारत, उसमें एक कुछ तकनीक है। ये तकनीक आता है अभी परीक्षा में संक्षेप में, ये पेज नंबर 49 देख सकते हो इसको। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक या किसी को कहते हैं मौलिक तत्व। तकनीक में जो टेलर ने जो तकनीक बताया, तकनीकी बताई, सिद्धांत बताए, जिसमें प्रयोग का सिद्धांत, जिसमें तीन प्रकार का प्रयोग हुआ। एक है क्रियात्मक फोरमैनशिप, काल का मापदंड निर्धारण करना, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति और मानसिक क्रांति। अर्थात किसी कार्य में सबसे पहले मन को लगाना, क्योंकि बिना मन लगे कोई भी कार्य पूर्ण होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए वैज्ञानिक प्रबंधकों ने यही बताया है कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक प्रेरित करें। आगे एक और चैप्टर है, हम पढ़ेंगे अभी प्रेरण, मोटिवेशन। और टेलर ने भी अभी अपने 14-12 सिद्धांत में ये बताया। मानसिक क्रांति का सिद्धांत एक पॉइंट है, जिसमें उसने कहा है हम घोड़े को खींचकर टांगा तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उस घोड़े को हम टांगा खींचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। टांगे में हम जोड़ तो सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, लेकिन खींचना नहीं, खींचना घोड़े के ऊपर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रेरित करना हमारा काम है, प्रेरणा देना हमारा काम है, रास्ता बताना हमारा काम है, और उस रास्ते पे चलना और नहीं चलना ये आप लोगों का काम है।
वैसे ही प्रबंध में यही कार्य होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम जो भी काम करें मन और मस्तिष्क को उस कार्य के प्रति एकाग्र करें तो निश्चित है वह कार्य और हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। तो बस आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।